नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज के कार्यक्रम की शुरुआत के पीछे इतिहास छुपा है। कितनी बार आपने इन इतिहास के पन्नों को खंगालने का प्रयास किया? आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि हमारी आज की तेजस्विनी इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं। आप अपने आप को कल्चरल टेक्नोक्रेट मानती हैं और आपने हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करने का प्रयास किया है। इस विरासत के माध्यम से शिक्षा के साथ वोटर्स को सामने लाना, तमाम तरीकों से इसका कैसे प्रयोग हो सकता है, इसके लिए नए नए तरीके भी इजाद किए हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञ डॉक्टर नवीना जाफा। देश की सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर की विविधताओं को रोचक और नवीन अवधारणाओं के साथ यूं प्रस्तुत करना कि जन साधारण इससे हृदय से जुड़ सके। डॉक्टर नवीना जाफा पिछले लगभग 3 दशक से इसी प्रयास में जुटी हैं। एक कल्चरल टेक्नोक्रेट डॉक्टर नवीना नवीन पहल के माध्यम से विरासत स्थलों को जीवंत कर रही हैं। 1998 में उन्होंने हेरिटेज वॉक शुरू कर दी। पर्यटन से स्थानीय समुदाय को जोड़ने के प्रयास के तहत राजस्थान के रायका रबाड़ी समुदाय का क्षमता विकास किया और इस पहल से स्वास्थ्य पर्यटन और पशुपालन पर्यटन को बढ़ावा दिया। ऊंट पर्यटन, सीमा पर्यटन, आर्किड फूल पर्यटन जैसी नवीन अवधारणाएं सामने ला रही डॉक्टर जाफा सीबीएसई के साथ हेरिटेज पाठ्यक्रम विकसित करने पर काम कर चुकी हैं। 5000 टीचर्स को उन्होंने हेरिटेज पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महिला वोटरों का मत प्रतिशत बढ़ाने पर भी काम किया। साथ ही एक कथक नृत्यांगना के तौर पर भी उन्होंने मजबूत पहचान बनाई और G20 के मंच पर भी खूबसूरत प्रस्तुति दी। अकादमिक सांस्कृतिक पर्यटन का बीड़ा उठाते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर हेरिटेज वॉक पर पुस्तक तैयार की है, एग्जिबिटिंग इंडिया द आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक। तवाइफों की कला संस्कृति में योगदान पर भी शोध कार्य आईना जान सराहनीय कार्य है। सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए विभिन्न मंचों पर सम्मानित डॉक्टर नवीना जाफा ने सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से कूटनीति और सतत विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने अलग कार्य क्षेत्र से बनाई अपनी अलग पहचान। आइए करते हैं बात डॉक्टर नवीना जाफा से। डॉक्टर जाफा, बहुत बहुत स्वागत आपका तेजस्विनी में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ पर आपके अटायर को देखकर जिस तरीके से आप इतने खूबसूरत तरीके से तैयार हुई हैं, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके की संस्कृति की बात वो करने वाले हैं। लेकिन आप ही के शब्दों में समझना चाहेंगे कि आप दर्शकों को कैसे समझाएंगे आपका इतना, क्योंकि आप एक बहुत आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें आप बहुआयामी शख्सियत रखती हैं। आपके काम की विशेषता क्या है? ये वही बात हो गई कि एक ग्लास अलग अलग दिशाओं से देखा जाता है। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, कभी भाषा, कभी शिल्प, कभी नृत्य, कभी गायन, कभी पुरातत्व ज्ञान, आर्कियोलॉजी के नज़रिया से, तो आई थिंक कल्चर जो संस्कृति है वो के और जो परंपराएं हैं उसको मैंने बहुत तरीके के सब्जेक्ट्स के नज़रिए से देखा। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग कहेंगे कि आपने बहुत सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बहुत तरीके का काम वो लिखा, पर मुझे लगता है कि एक मंच को मैंने अलग अलग नज़रिए से देखा है। एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस कॉल्ड इंडिया। वैसे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को फील होगा कि क्या कितने लकी हैं आप ना, इतना पूरा भारत, हमारा भारत तो बहुत समृद्ध है, हम विरासत की बात करते हैं तो, और आपको तो मेरे को लगता है अपने करियर के दौरान बहुत ऐसे मौके मिले होंगे जब आप भारत के हर एक क्षेत्र की इस धरोहरों को समेट पाई हैं, समझ पाई हैं, उनके बारे में जान पाई हैं। जी, और एक बड़ी अजीब बात है, जब मैंने PhD अपनी कंप्लीट करी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन की और नारायणी गुप्ता के इतिहासकार के साथ, बात है, तो और पंडित बिरजू महाराज जी के साथ मैंने 25-30 साल सीखा कथक केंद्र में। तो मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने कहा कि कुछ स्टार्टअप करते हैं। तो स्टार्टअप मैंने ये किया कि एक प्रोग्राम बनाया, विंडो टू द इंडियन आर्ट्स, और मैं आर्ट अप्रिसिएशन प्रोग्राम्स कभी कभार नेशनल म्यूजियम में भी करती थी। पर मैंने कहा लोग तो सो रहे हैं,
तो मैंने ऐसे प्रोग्राम करे 1 घंटे के, जैसे कि, और 150 प्रोग्राम मैंने बनाए, और उसमें 15 से ज़्यादा दूत, डिप्लोमैट्स और स्टूडेंट्स आए और कॉरपोरेट मेंबर्स आए, और उन्होंने कहा मैडम जी आप एक स्लाइड दिखाकर, और उन दिनों वो स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ करता था, ईमेल भी नहीं था, फैक्स थे, तो उन्होंने कहा आप हमको बता रही हैं, आप क्यों नहीं हमको ले जाती हैं। सो आई कॉइंड अ टर्म कॉल्ड एकेडमिक टूरिज्म। ओके। एंड आई स्टार्टेड, मैं लोगों को ले जाने लगी और उसको क्यूरेट करने लगी, जिससे कि, और उन लेक्चर्स में क्या था, जैसे स्टेपवेल्स यानी कि बाउलियां और जल तरंग। क्या बात है। हाँ, हमारी विरासत पैरों की, हम पैर छूते हैं, पैरों के ऊपर हम आहार्य करते हैं, लक्ष्मी पद और विष्णु पद करते हैं, और कहीं पर बौद्ध के साथ वो करते हैं। तो मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया था, द हेरिटेज ऑफ फीट, और उसमें फिर मैंने कथक का नाच, और जो मिजोरम के जो वो बैम्बू के साथ वो लोग नाचते हैं कि ताल में कैसे पैर वो करते हैं। तो जब मैं ले गई लोगों को, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एस्टैब्लिश्ड द कमर्शियल आइडिया ऑफ हेरिटेज वॉक्स एंड हेरिटेज वॉक टूरिज्म इन इंडिया। और ये कौन से साल की बात है? 1998। अच्छा। और आज बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तब से शुरुआत की जी। और उसमें सबसे पहले मैंने ये किया था कि 2 यूनेस्को के लोग थे, और वो उन्होंने कहा कि आप लोग जो हिंदुस्तानी लोग हैं, नृत्य और गायन की परंपरा बिना लिखे हुए कैसे, क्योंकि मौखिक है, श्रुति और स्मृति है। मैं कहा चलिए मैं ले चलती हूँ। तो हम लोग गए पुरानी दिल्ली, एक इकबाल साहब, उनका इंतकाल हाल में हो गया, और वो दिल्ली घराने के खलीफे थे। तो मैंने कहा भैया मैं आ रही हूँ, ज़रा भाभी से कहिएगा रोटी वगैरह बना के, और बिस्लेरी की बोतल आ गई थी, वो करिएगा। मॉनसून का था, उन्होंने बड़ा आदम ज़माने का तानपूरा निकाला, और मेघ मल्हार और मल्हार के अलग अलग किस्म। हम लोग बैठे हुए थे, चारों तरफ से लोग हम लोगों को आकर, हम ही नुमाइश के लोग म्यूजियम पीसेस बन गए। उन्होंने गाना शुरू करा और मैंने नाचना शुरू करा, और इसी से शुरू हो गया एक सिलसिला हेरिटेज वॉक का। फिर तो मैंने पूरे भारत में, उसमें ये हुआ लोग मुझे पैसे देते थे, और अभी भी कभी कमीशन होता है, ट्रैवल एजेंसी है, और बहुत तरीके से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी कैपेसिटी बिल्डिंग की, और टूरिस्ट गाइड, ट्रैवल एजेंसी कि किस तरीके से ग्रास रूट कम्युनिटी टूरिज्म के साथ जुड़ सकती है। अच्छा। और उसमें जैसे कि अभी मैं गई थी कच्छ, वहाँ पर एक जाति है फकरानी जट, और बहुत अच्छी है। तो न केवल मैं उनके साथ नाची वाची, पर उनके जो ऊंट हैं वो तैरते हैं। अच्छा। और वो ऊंट रबाड़ी हैं, वो खाना बदोशी हैं जी। तो उनके, अभी मैं उनके घर में एक लाइब्रेरी खुलवा रही हूँ, और उनकी जो टेक्सटाइल्स हैं मैं उनको एनजीओ से जोड़ रही हूँ, जिससे कि उनको ऑर्डर मिले। और टूरिज्म जब आए तो उनको किस तरीके से अपनी विरासत को प्रस्तुत करना है, वो मैं सिखा कर आई हूँ। ये बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब मैं आपके बारे में थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें मैं कई कमेंट्स पढ़ रही थी। हेनरी किसिंगर आपके साथ, आपने उनको भी भारत दर्शन कराया। उनका ये कहना कि भारत के बारे में बहुत देखा सुना जाना, लेकिन आपके साथ जब उन्होंने भारत दर्शन किया तो एक अलग ही अनुभव था। मतलब इस स्तर के काम आप कर रही हैं, और अभी आपने जैसे कहा स्थानीय स्तर पे टूरिज्म, ये एक भारत की भी एक सोच है कि भारत को विश्व पटल पर स्थापित करना है पर्यटन में। तो आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है इन मायनों में, मुझे कहना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कहा आपने इतना कुछ पढ़ा, आपने इतनी तैयारी की, सब कुछ किया, और अब आप इस स्तर पर, ये मेरे को लगता है कि इवॉल्विंग रही आपकी लाइफ, का हिस्सा रहा है। ये इवॉल्विंग रही, और जब नॉलेज आ जाती है, आपके पास ज्ञान आ जाता है, और इतनी परिपूर्णता से आता है, इसको अलग अलग दृष्टियों से जब देखते हैं तो उसका एप्लीकेशन। अब मैं कहती हूँ अपने जो नृत्य की जो बिरादरी है, कि केवल वो रंगमंच पे ना नाचे। तो मेरा एक हैशटैग है, डांस बियॉन्ड स्टेज। अच्छा। तो कभी भी मैं, जैसे अब मैं छोटी सी बात बताऊं, जैसे मैं बाउली गई, तो पानी की विरासत, बाउली में 3 हिस्से होते हैं,
एक कुआं होता है, एक उसका कलेक्शन पॉइंट होता है, फिर सीढ़ियाँ होती हैं। तो फिर मुझे कि कैसे यूज़ होती है बावली, तो फ़ौरन मैंने वो घड़ा उठाया, घूंघट लिया और गजगामिनी की चाल चली और फिर वो आई। अब जो देखने वाले हैं बावली की विरासत, उनके तो चार चांद लग गए, है ना? बिल्कुल। ऐसे ही इस तरीके से मैंने बहुत लोगों को कोशिश करी है कि उसका जो एक, जब आप कोई विरासत की लोकेशन जाएं, उसका एक इकोसिस्टम होता है, उसमें पेड़ पौधे होते हैं। जैसे अब मैं सिक्किम गई तो सिक्किम में मैंने ऑर्किड हेरिटेज करी। और ऑर्किड हेरिटेज में वनीला की, जो वनीला हम खाते हैं, उसकी बड़ी मज़ेदार कहानी है कि वो रात में खिलता है। अब उसको पॉलिनेट क्यों करा जाए, क्योंकि वो कैश क्रॉप है, तो वो रनर्स हैं, वो इंजेक्शन लेकर भागते हैं। तो आप सोचिए, तो मज़ेदार है। और फिर मैं कहीं किसी के लोग के पास घुस जाती हैं। लद्दाख गई, अभी मैं अलग अलग चीज़ें मैं करती रहती हूँ ज़ांस्कार में, और उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऑन पॉस उनको कहते हैं, उनके जो खाना बदोशी कहते हैं, चांगपा कहते हैं, उनके साथ अब मैं बॉर्डर टूरिज्म पे काम कर रही हूँ अनोखे तरीके से। और मैं हर आदमी को मैं खटखटाती रहती हूँ, कोई भी मिल जाए रास्ते में, अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक और आइडिया है। अभी मैं G20 के लिए मैं नाच कर आई। मैंने देखा कि G20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री सब ने ब्लू इकोनॉमी में, पानी के ऊपर, पानी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना बड़ा मुद्दा हो गया। तो मैंने आदि शंकराचार्य का यमुना अष्टकम लगाकर, और यमुना की मैं खुद बनी थी। हाँ। और उसमें यमुना का कैसे प्रदूषण होता है, तो वो कालिया नाग, उसके लिए मैंने सपेरों को बुलाया। असली सपेरों को असली, क्योंकि वो बीन का, क्योंकि सब सांप तो चले गए, तो मैंने सपेरों का एक गुट बनवाया और उसका नाम रखा है सदाबहार अरावली स्नेक चार्मर्स ऑर्केस्ट्रा। और उनके साथ पूरी धुनें बनाई है क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस की। अच्छा, यहाँ पर आपकी इसी प्रस्तुति का एक छोटा सा अंश वैसे ही हमारे सामने परफॉर्म करें, और उसके बाद आपके स्टेज परफॉर्मेंस के साथ ही हम दर्शकों को छोड़कर ब्रेक लेंगे। जी, तो अब यमुना है, तो यमुना जारी है। मेरी जो शक्ति है, उसी से सभी लोगों को कहीं ना कहीं जीवित करती हूँ। Sing gopis. The forest with its entwined vines, creepers, the myriad hues of the blooms, begin the dance of life. राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं कल्चरल टेक्नोक्रेट नवीना जाफा। नवीना जी, बहुत रोचक रही है आपकी जिंदगी और बहुत अनोखा है आपका काम, लेकिन जाहिर है कि हमारा जो भी व्यक्तित्व और काम होता है, उसके पीछे एक बचपन होता है, एक पूरा सफर होता है जिससे हमारी शख्सियत प्रभावित होती है। आपके माता पिता तो बहुत दिग्गज शख्सियत रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, फादर ब्यूरोक्रेट और मदर तो पद्मश्री राइटर रही हैं। कितना प्रभाव पड़ा है उनकी पर्सनालिटी का आपके कार्य पर, आपकी शख्सियत पर? तो मेरे फादर डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और उन्हीं ने, जब हम लोग कहते हैं आमतौर पे कि इंडिया एक मिसाइल बना रहा है, नासा 15 रुपए का बना रहा है, इंडिया 3 रुपए का बना रहा है, तो वो जो पूरा ढांचा था,
आउटसोर्सिंग अदर लोगों को जोड़कर और फिर उसको कंबाइन करना, वो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था वो मेरे फादर का योगदान रहा है भारत में। दूसरा योगदान है स्पीड पोस्ट, वो उनका आइडिया रहा। क्या बात है। तो जब हमारे घर, और मेरी माँ तो बाल साहित्य, उनका रिकग्निशन केवल पद्मश्री नहीं है, स्टार ऑफ द राइजिंग सन, एम्परर अकीतो ऑफ जापान ने उनको सम्मानित करा है। और उनका योगदान है कि भारत को वर्ल्ड मैप पे क्रिएटिव राइटिंग फॉर चिल्ड्रन का किस तरीके से ले गई। जबकि बाल साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मानते हैं कि बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, और आपकी मदर मनोरमा जाफा जी का नाम गिना जाता है कि बाल साहित्य में उन्होंने बहुत अनोखा काम किया। तो मेरे फादर श्री वीरेंद्र सिंह जाफा और मेरी माँ मनोरमा जाफा, मेरे फादर बदायूं के, मेरी माँ लखीमपुर खीरी की। पिताजी यूएनडीपी में डोमिनिका वेस्ट इंडीज गए, छोटे से द्वीप डोमिनिका में मैं रही, तो मैं समुद्र तट पे रही और अलग अलग चाइल्ड की जो इमेजिनेशन होती है वो हमारे डाइनिंग टेबल पे क्यूरियोसिटी होती है। तो वो जैसे मेरी माँ छुई मुई लेकर आती थी और मैं अप्लाई करती थी अपने बच्चों के लिए सुविध और आश। तो वो जो जब भी वो मेरी माँ आती थी उन्होंने कहा ये डबलिंग पॉट है, 2 के 4, 4 के 8, ये इस तरीके से वो मैजिक होता था। तो किस तरीके से हर चीज का एक नया डायमेंशन है, जिज्ञासा है, क्रिएटिव वाला जो एक फायर जो होती है, वो अपने मुल्क को जानने के लिए वो एक जिज्ञासा कि यहाँ पर घुस जाए, उधर जाए, एंड यू आर कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी। तो कितनी खूबसूरती से आपने अपने जीवन के अनुभवों के साथ आपने इस अपने काम को जोड़ दिया है। लेकिन जब आप विरासत की बात करते हैं तो एक आम व्यक्ति के नज़रिए से मैं देखूं तो हम लोग आज के दौर में हम देखते हैं, हम लोग जाते हैं, देखते हैं और घर वापस आ जाते हैं, संग्रहालय में जाते हैं, पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन वो जो गहन अध्ययन, जो वो कहानियां चाहिए होती हैं, बहुत कम लोग हैं जो गाइड्स लेते हैं, म्यूजियम्स में जाते हैं। तो किस नजरिए से एक आम व्यक्ति को इन चीजों के साथ जोड़ना है अपने आप को, वो कैसे संभव हो? सबसे बड़ी बात है, मुझे पता लगा जब मैं फुलब्राइट में गई, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, और स्मिथसोनियन संग्रहालय तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय वॉशिंगटन डीसी में, तब मुझे मालूम हुआ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल मैनेजमेंट एंड कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। इस पे मैंने खूब अध्ययन करा, क्योंकि ये केवल जो हम लोग चाहते हैं कि जो कंज्यूमर आए, जो आम जनता आए, पर हम लोग कितना सर्वे करते हैं टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहिए उनको और किस तरीके से हम आउटरीच प्रोग्राम बनाएं, उसके ऊपर मैंने माहिरता वो करी है। और किस तरीके से, क्योंकि जो कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल विजन है, अगर हम मेटाफर लें तो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर सीमेंट होता है, ये रूल्स बन गए इस तरीके से इंस्टीट्यूशन। मैं कहती हूँ वो पानी का बहाव है, सरिता सिंधु बहाई जो कबीर कहते हैं, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्योंकि वो आदमियों की विरासत है। Why does something get called वर्ल्ड हेरिटेज साइट? क्योंकि वो एक मनुष्य के हाथ और दिमाग और रचनात्मक की एक सेलिब्रेशन है, वो किसी एक देश का नहीं है, वो एक मानवता की एक सेलिब्रेशन है। और आपके लिए कहा जाता है कि आप आर्टिफैक्ट्स के साथ नृत्य को जोड़ देती हैं, असल जिंदगी को जोड़ देती हैं, कैसे कर पाती हैं? ये कुछ उदाहरण देकर हमें बताएंगे? अब मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे एलोरा का मंदिर है, एलोरा की साइट है, वहाँ पर कैलाश का है। तो जैसे लोग जाते हैं तो बिल्कुल जो कैलाश है उसको जब आप जाते हैं, सबसे पहले मैंने कैसे देखा था, मेरी गुरु डॉक्टर कपिलावत सैन गई थी और मैं उनके साथ चली गई, और वहाँ पर बाय चांस डॉक्टर एम.एन. देशपांडे जो कि DGAS आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, छोटी थी, और उन्होंने कहा हम रात शाम को पूर्णिमासी थी, और वहीं से मेरी जागृति हुई, एजुकेशन हुई। मैं पहुंची और देखा कि एलोरा है और वहाँ पर शिव की प्रतिमा है, और क्या ज़बरदस्त प्रतिमा, राइट कंधे पे शिवलिंग, और उड़ रहे हैं, वेदर्ड है वो, मतलब पानी वानी की वजह से वो काफ़ी वो हो गई है, फीकी पड़ गई है। वहीं पर नाथपंथी कीर्तनकार आए
और उन्होंने मंजीरा और पूर्णमासी की क्या बात। और गाने लगे, देख ही लियो सारा जग देख ही लियो। कपिला जी ने कहा चलो करो आगे काम, और वहीं पर वो गा रहे थे। मुझे लगता है कि हेरिटेज वॉक्स के जरिए और अब जो आयोजन हो रहे हैं उनके जरिए ये सब रंगों को जोड़ के हमारी विरासत को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। और आपका इन मायनों में अगर इस नजर से देखें तो आपका काम, ये जो पाठ्यक्रम है हमारे करिकुलम में हेरिटेज को जोड़ने पर, इस पर आप बहुत काम कर रही हैं सीबीएसई के साथ मिलकर, लेकिन ये संभव कैसे हो पा रहा है? क्या टीचर्स अपने आप को जोड़ पा रही हैं या छात्र समझ पा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है? ये हेरिटेज करिकुलम क्या है? हेरिटेज एजुकेशन मैंने पोजीशन करा है एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी लेबोरेटरी। तो आई वाज अपॉइंटेड ऑनररी कन्वीनर ऑफ हेरिटेज एजुकेशन बाय सीबीएसई इन 2013, और TOT ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स प्रोग्राम, आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 5000 टीचर्स टू क्रिएट हेरिटेज एजुकेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम February to December, मतलब फिटिंग इन विद मिडिल स्कूल करिकुलम। अच्छा, तो मैं पहले उनको एक अडॉप्ट करवाती हूँ, कोई भी एक नदी हो, एक स्किल हो, एक कौशलताएं हो, क्योंकि मैंने एक और चीज़ पे काम करा है, कल्चरल स्किल मैपिंग, और उसका एप्लीकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन क्रिएटिंग जॉब्स, इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वो मैंने पूरी तकनीक डेवलप कर रही है, केवल इंडिया के ऊपर नहीं, पूरे एशिया के ऊपर। अच्छा। और उसको मैंने मैप करा है ग्रिड सिस्टम में, और अभी मैंने जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर कैसे कोडिंग होती है वो उन लोगों के साथ डेवलप करी है। तो जो टीचर्स को मैं अडॉप्ट करवाती हूँ सारे सब्जेक्ट्स में, किस तरीके से उसी के ऊपर आप अपने सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सड़क के कलाकारों के साथ एक प्रोग्राम बनाया जी। अच्छा। और उसका नाम था थिएटर ऑफ फिजिक्स, और उसमें मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज की हूँ, तो उसमें के जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स थे उनसे नाटक करवाया, उसमें एक जादूगर। तो जब ग्रेविटेशन की बात हुई, उन बच्चों ने कहा जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, जादूगर लेविटेशन करने लगा, जो नीचे है वो ऊपर गई। ऐसे ही ब्लैक बॉक्स कि वो जो बाहर है वो अंदर आ जाता है, उसने एक और बनाया और नीचे से अंदर से एक कबूतर को उड़ा दिया। बच्चे जो 8वीं वो थे, ये मैं बहुत चाहती हूँ कि इस तरीके से इंटरैक्टिव आए, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन हो, क्या बात हो जाएगी हमारे भारत की। बहुत बहुत सुन के ही लग रहा है कि काश दोबारा से ऐसी शिक्षा हम भी ले लें। वाकई बहुत रुचिकर है ये, और अगर इस दिशा में, जिस दिशा में काम हो रहा है, अगर सफलतापूर्वक हो जाए तो आने वाले वक्त में बहुत ही रुचिकर हो जाएगा सबके लिए। लेकिन आपने बीच में एशिया की बात की, हम लगातार देख रहे हैं कि भारत अपनी संस्कृति और सारे दक्षिण एशियाई देशों की खासकर इस पूरी संस्कृति को आपस में क्या जुड़ाव रहा है, सदियों से जुड़ाव रहा है, उसको सामने लेकर आए। तो किन मायनों में ये कूटनीति के साथ जुड़कर भी हेल्प करती है? हम हर बार सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर हो सकती है? बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर हम भूगोल, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज रिस्पॉन्स टू जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। आप क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके की भाषा बोलते हैं, वो एक भूगोल की रिस्पॉन्स है। एंड ह्यूमन बींग्स एक्सप्लॉइट जियोग्राफिकल रिसोर्सेज, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर हम मैपिंग करें तो आपको बहुत तरीके की सिमिलैरिटीज़, हमारी 9 कंट्रीज़ हैं जो जियोलॉजिकल जो शेप आता है साउथ एशिया का, उसमें मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, क्या कहते हैं, नेपाल, और मतलब अफ़गानिस्तान, हम लोग 9 हैं। पर हम जब हिंदुस्तान में रहते हैं तब तो हम एक दूसरे को देखते भी नहीं है, है ना? जब हम बाहर जाते हैं तो इन लोगों के साथ हम लोगों के मेल आ जाता है, चाहे हम पढ़ने जाएं, चाहे कुछ काम करने जाएं। उन चीज़ों के ऊपर लेट्स टॉक अबाउट शेयर्ड हेरिटेज, और उसके ऊपर जो डायलॉग्स होंगे, तो यूरोपियन यूनियन क्या, हमारी साउथ एशियन यूरोपियन इस तरीके से बने। तभी हम लगातार साझा विरासत की बात करते हैं इन देशों के साथ। साझा विरासत। बहुत कुछ तो किया आपने, लेकिन अब क्या लेटेस्ट, क्या नया है जो आप कर रही हैं?
देखिए, मैंने तकरीबन 25 रिपोर्टें लिखी, CBSE, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इलेक्शन कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, टूरिज़्म, कैमल टूरिज़्म का मेरा अभी बहुत, और बॉर्डर टूरिज़्म के ऊपर मैं बहुत काम कर रही हूँ। और किस तरीके से कि जितने लोग बाहर हैं, मेरे पास बहुत तरीके के मेथडोलॉजीज़ हैं बॉर्डर टूरिज़्म के लिए और सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने अभी मेरी एक किताब पब्लिश होकर आ रही है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट से, पब्लिकेशन डिवीज़न, एग्जिबिटिंग इंडिया, आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक। वो एक गुरु की तरह मैंने लोगों को, क्योंकि मैं ऊपर थोड़ी नहीं ले जाऊंगी अपने साथ, सब लेखा जोखा लिख डाला। फिर तीसरा, मैंने एक उपन्यास हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन लिखी है, और ये बेस्ड है मेरी 15 साल की मेहनत जो मैंने कथक के ऊपर PhD करी थी। और मैं बहुत आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि बिरजू महाराज जी जैसे मेरे गुरु, मुन्ना शुक्ला जैसे मेरे गुरु, और उनकी वजह से बिस्मिल्लाह खां साहब, किशन महाराज जी, और मैंने बहुत बहुत छुपी हुई औरतों को मैंने टटोला जो सामाजिक तरीके से नकारी गई थी, कलाजीवी, और इनका एक ख़ास एक वो तवायफ, जब हम कहते हैं तो जो मैंने रिसर्च करी है वो कलाजीवी तवायफ हो। अच्छा। और वो एक एनसाइक्लोपीडिया की तरीके से मैंने नॉन फिक्शन में मैंने उसको प्रस्तुत करा है। वो यात्रा है एक औरतों की कहानियाँ, अलग अलग स्थानों की, उनकी अंदरूनी कहानियाँ, उनकी समाज की कहानियाँ तवाइफों के ऊपर, और इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो बहुत काम है, पता नहीं कब सुबह होती है कभी रात होती है। सही कह रही हैं आप। और 1 घंटा मैं नाचती हूँ भाई, और 1 घंटा रियाज करती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो आपका सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और प्रदर्शित करने का आपका जो ये प्रयास है, आपका नृत्यांगना होना एक तरीके से उसके ऊपर, वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है। लेकिन चलते चलते हमारे दर्शकों से भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके पास तो कहने को बहुत कुछ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कतराते हैं सोशल साइंसेस को ऑप्ट करने के लिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस को, हिंदी या अंग्रेजी या जो भी आपका भाषा का है। इनोवेशंस इन एप्लीकेशन, आप अपना ही करियर बना सकते हैं। और मैंने तो अपना आर्किटेक्चरली खुद ही करियर बनाया। जब मैंने वोटर्स बहरूपिया यात्रा करी इलेक्शन कमीशन के लिए कि क्यों नहीं आ रही हैं औरतें, औरतों की आवाज़ कैसे, तो उन 3 प्रांतों में, यानी सवाई माधोपुर, दौसा और करौली में 2.1% इंक्रीज हुआ एक वोटर्स शेयर। तो हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस, अर्न मनी, बी फेमस and be happy in life. Learning social science, आप अगर समाज के बारे में नहीं जानिएगा तो समाज के लिए क्या काम करिएगा। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अपने देश को जानिए, अपने समाज को जानिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं आपको, क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें आपने हमारे सामने रखी हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने संस्कृति से जुड़ा हुआ ये सफ़र शुरू किया है, ये लंबा चलेगा। बहुत धन्यवाद इस सब चीज़ों के लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सबके सामने लाने के, इन रोचक तरीकों को ईजाद करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, सांस्कृतिक विरासत विशेषज्ञ नवीना जाफा। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? अपने ईमेल के जरिए हमें अपने सुझाव जरूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।